में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। तो गैसेस स्टेट में वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं? तो अगर तुम्हें याद हो तो परसों मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। तो सॉलिड के लिए मैंने लिखवाया था रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, लिक्विड के लिए रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, और गैसेस के लिए सेम रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, क्योंकि गैस भी एक तरीके का फ्लूइड ही है। तो अब वेलोसिटी ऑफ साउंड दो लोगों ने दी, एक दी न्यूटन ने, तो न्यूटन के अपने कुछ एजम्पशन थे, एक थी लेप्लास ने, तो लेप्लास के भी अपने कुछ एजम्पशन थे। तो पहले अपन न्यूटन की बात करेंगे। तो लिखो अपनी कॉपी में वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन, वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो न्यूटन के हिसाब से साउंड की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? देखो, तो न्यूटन क्या बोलता है? न्यूटन ने बोला था कि जब साउंड ट्रैवल करती है तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। तो न्यूटन के हिसाब से जब साउंड ट्रैवल करती है तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। और कॉमन सेंस भी यही बोलता है। देखो, जैसे मान लो कि तुम मेरे सामने बैठे हो, अपन दोनों बात कर रहे हैं, तो मेरे मुंह से साउंड निकल रही है, तुम्हारे कान तक पहुंच रही है, तो क्या उस वक्त रूम का टेम्परेचर बढ़ता है? नहीं बढ़ता है ना। तो न्यूटन ने कॉमन सेंस से बोला कि यार जब साउंड ट्रैवल करती है तो इट शुड बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब पीवी किसके बराबर है? एनआरटी के। और टी किसमें? टी क्या होगा? टी ए कांस्टेंट। तो ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। और आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में टी क्या है? कांस्टेंट है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो पहले पी को करते हैं डीपी अपॉन डीवी, और वी को मत छेड़ो, वी को रहने दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऐसे ही किया जाता है। पहले एक को करो, दूसरे को रहने दो, फिर दूसरे को करो, पहले को रहने दो। पहले पी को करो डीपी बाई डीवी, वी को रहने दो, फिर पी को रहने दो और वी को करो। और एन आर टी तीनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, क्योंकि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो, डीवी से डीवी गया तो पी को उधर भेजो, तो डीपी अपॉन डीवी इंटू वी, ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस पी के। तो डीपी कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, तो डीपी हो जाएगा माइनस पी डीवी अपॉन वी, यही होगा। डीपी कितना आ जाएगा? माइनस पी डीवी अपॉन वी। अब कंपेयर करो तुम इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले से। कौन सा? आप जितना प्रेशर लगाओगे आपका वॉल्यूम उतना ज्यादा, वॉल्यूम स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। जितना प्रेशर आप लगाओगे उतना ज्यादा वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। तो इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से माइनस बी, ये होता है बल्क मॉडुलस। आप कंपेयर करो, डीपी की जगह डेल पी, डीवी बाई वी डेल वी बाई वी, माइनस बी है माइनस बी है, तो मतलब बल्क मॉडुलस किसके बराबर है? प्रेशर के। तो न्यूटन के हिसाब से जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल होनी चाहिए, और न्यूटन के हिसाब से जो बल्क मॉडुलस है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रेशर के। तो न्यूटन के हिसाब से वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आएगा? वी होता है रूट बी बाय रो, तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ पी बाय रो। लिख लो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो न्यूटन के हिसाब से जो प्रोसेस है दैट विल बी आइसोथर्मल इन नेचर। फिर मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल जीरो हो गया, इधर का किया वी के रेस्पेक्ट में, तो यहां से अपने को ये इक्वेशन मिली। इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, माइनस बी है, यहां पे भी माइनस है, तो बी किसके बराबर आ गया? पी के। मतलब न्यूटन के हिसाब से जब साउंड ट्रैवल करती है ना, तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? प्रेशर के। तो बी की जगह मैंने क्या लिखा? पी। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। ठीक है, आई होप सब तुमने लिख लिया होगा। तो एक चीज और लिख लो अपनी कॉपी में। देखो, तुम सब ने आइडियल केस इक्वेशन देखी, क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, और एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास, यही होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास।
तब v को नीचे भेजो। तो p को अपन क्या लिख सकते हैं, m अपॉन वी, आर टी बाई एम लिख सकते हैं। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो आर टी बाई एम। ठीक है, आ जाएगा। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, देखो तुम ये मत बोलना डेंसिटी नहीं पता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आ जाएगा रो, इस रो को नीचे भेजो। तो पी अपॉन रो को अपन क्या लिख सकते हैं, आर टी बाई एम। तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या आ सकता है, रूट पी बाय रो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ आर टी बाई एम। लिख लो। तो ये दोनों फॉर्मूले न्यूटन ने दिए थे। तो न्यूटन के हिसाब से प्रोसेस आइसोथर्मल होती है, न्यूटन के हिसाब से बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है, और पी बाय रो किसके बराबर है, आर टी बाय एम के। तो ये आपकी इक्वेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में। अपन न्यूटन लॉ को जरा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूटन का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। ये तो चलो ठीक है, मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए, वो लैप्लास वाला फॉर्मूला है। तो एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन लैप्लास की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पीवी एनआरटी, एन मास अपॉन मोलर मास, वी को नीचे भेजो, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, पी आ गया रो आर टी बाई एम। ठीक है, और रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। रो को नीचे भेजो तो पी बाय रो क्या आ गया, आर टी बाई एम। तो पी बाय रो की जगह आर टी बाई एम। एम मतलब मोलर मास। और एक चीज याद रखना, जो मैंने तुम सबकी गलतियां देखी है, एक तो टेम्परेचर लेना तुम केल्विन में, और दूसरा ये जो मोलार मास होता है ना, ये केजी में लेना। मैं जनरली बच्चों को न्यूमेरिकल पूछता हूँ, तो मैं पूछता हूँ हीलियम गैस, तो बच्चे मास क्या लेते हैं, 4 ग्राम। नहीं, 4/1000 लेना, वरना गलत हो जाएगा। ये मोलार मास किस में लेना, केजी में लेना। ठीक है, अच्छा ये तो न्यूटन की बात थी। लेकिन फिर न्यूटन के कुछ 200 साल बाद एक बंदा आया, लेप्लास। वो बोलता है कि यार न्यूटन गलत था, आपने जो बोला गलत था। तो इसको इसलिए बोलते हैं लैप्लास करेक्शन, क्योंकि लैप्लास ने न्यूटन के फॉर्मूले को करेक्ट किया था। तो लैप्लास बोलता है कि यार प्रोसेस तो आइसोथर्मल हो ही नहीं सकती। जब साउंड ट्रैवल करती है तो लैप्लास बोलता है द प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक। और ऐसा क्यों बोलता है लैप्लास, ऐसा इसलिए बोलता है बिकॉज साउंड ट्रैवल्स सो फास्ट इन ए मीडियम। साउंड किसी मीडियम में इतना तेज चलती है, साउंड ट्रैवल्स सो फास्ट इन ए मीडियम दैट it will not have time to exchange heat, that it will not have time to exchange heat। और ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है, वो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो न्यूटन बोलता है यार साउंड तो हवा में चल रही है, आराम से हीट का एक्सचेंज होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। पर लैप्लास बोलता है कि यार साउंड तो इतना तेज चलती है कि उसके पास हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं होगा। तो प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यही होती है। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार इतना लिख लो। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो पहले पी का करो, तो डीपी बाय डीवी, और वी गामा को ऐसा कैसे रहने दो, प्लस। अब पी को रहने दो, अब पी को मत छेड़ो, पी को कर लिया पहले, अब वी गामा का करो। तो तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, भूल तो नहीं गए। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो जो पावर है उसको आगे बुलाओ, पावर में से एक घटा दो, ऐसे ही करते हैं, 3x²। तो उसी तरीके से वी गामा है, तो जो पावर है उसको आगे बुलाओ गामा को, और फिर पावर में से एक घटा दो। तो गामा आगे आया, फिर गामा में से एक घटा दो, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, डीवी बाय डीवी। और के तो कांस्टेंट है, उसका क्या आ जाएगा, 0। देखो कैसे किया वापस, पहले पी का करो डीपी बाय डीवी, वी गामा को रहने दो, फिर प्लस, फिर पी को रहने दो, वी गामा का करो। तो जो पावर है आगे आ जाएगा, फिर पावर में से एक घटा दो, डीवी बाय डीवी। डीवी से डीवी गया, तो अब क्या करो, ये तो गया 1, इसको उधर भेजो। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, देखो, वी गामा
dp बाय dv, इसको उधर भेज दो तो माइनस गामा p, v गामा माइनस 1 है तो इसको अपन v गामा अपॉन v लिख सकते हैं, क्योंकि v रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 को मैंने नीचे भेज दिया, तो v गामा से v गामा गया, dv को उधर भेजो तो dp किसके बराबर आ जाएगा, माइनस गामा p dv बाय v। और सेम इस इक्वेशन को अपनी पुरानी इक्वेशन से कंपेयर करो तो प्रेशर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूम स्ट्रेन, तो देखो डेल वी बाय वी डीवी बाय वी, डीपी डेल पी, माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया, गामा पी के, तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया, गामा पी के। तो न्यूटन बोलता है बी पी के बराबर होगा, पर लेप्लास बोलता है नहीं, बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, गामा पी के बराबर होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, इस स्लाइड पे लिखी हुई हर चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि एडियाबेटिक है क्यों है वो भी लिखा है, डिफरेंशिएशन कैसे किया वो भी इंपॉर्टेंट है, बी मैंने कैसे निकाला वो भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने ये, ओके। तो लैप्लास के हिसाब से आपका फॉर्मूला होता कितना है, रूट ऑफ बी बाय रो, पर मिस्टर लेप्लास क्या बोलते हैं, बी किसके बराबर है, गामा पी के, तो गामा पी बाय रो, और मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया पी बाय रो क्या होता है, आर टी बाय एम होता है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, रूट ऑफ गामा पी बाय रो और रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा न्यूटन और लेप्लास दोनों खत्म होता है। अब अपन आ रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी डिपेंड्स, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो v रूट बी बाय रो, पर लैप्लास के हिसाब से b गामा p के बराबर है, और p बाय रो क्या होता है, RT बाय m, m मोलार मास, t टेम्परेचर, p प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, ये लिख लो। अब सर फैक्टर्स, हाँ पूछो। सर फिर वो जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था पी अपन रो का, फिर वो रॉन्ग है ना? रॉन्ग नहीं बोल सकते, न्यूटन ने बोला था आइसोथर्मल है, तो न्यूटन के हिसाब से वो होना चाहिए, पर लेप्लास ने इसको करेक्ट किया। और हम लेप्लास का फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं क्योंकि न्यूटन के फॉर्मूले के हिसाब से एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो 320 आनी चाहिए, और लेप्लास के हिसाब से 332 आनी चाहिए, और ये करेक्ट है, मतलब लेप्लास ने जो करेक्शन किया था वो सही था। तो अगर कोई तुझे एग्जाम में वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछे तो देखो ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो अपनी कॉपी में, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड। तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ गामा पी बाय रो, या फिर अपन बोल सकते हैं रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। तो कुछ फैक्टर तो यार अपने को अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं, जैसे पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है, और ध्यान से देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर क्या है, ध्यान से देखो, मोलार मास, और ध्यान से देखो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, तो अगर मोलार मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। तीसरा फैक्टर क्या है, गामा, देखो गामा पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब टाइप ऑफ गैस, याद है अलग अलग गैस का गामा अलग अलग होता है, क्योंकि गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ गैस, कि मोनोएटॉमिक है, कि डायएटॉमिक है, कि पॉलीएटॉमिक है। चौथा, वो भी तुम्हें दिख रहा है, देखो ये वाला काम तो हो गया, अब इधर आओ प्रेशर पे। लेकिन अब तुम याद रखना, अगर प्रेशर चेंज करता है ना तो डेंसिटी भी चेंज करती है, तो ये दोनों अपने का एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे। तो अगर तुम यहां पे प्रेशर लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी कांस्टेंट रखनी है, डेंसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर तुम प्रेशर चेंज करोगे तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो वी चेंज नहीं करेगा। तो अगर तुम यहां पे लिख रहे हो प्रेशर तो डेंसिटी कांस्टेंट रखनी है,
अगर तुम यहां पे लिख रहे हो डेंसिटी, तो ब्रैकेट में लिख लेना प्रेशर इज कांस्टेंट। इस कंसेप्ट को याद रखना। तो ये 5 फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, मोलार मास, टाइप ऑफ गैस, प्रेशर एंड डेंसिटी। एक बार इनको लिख लो। 2 फैक्टर और है, वो भी मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब अगला फैक्टर क्या है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि ये एक बंदा है ए, और ये कुछ बोल रहा है, और मान लो कि यहां पे एक बंदा है जो कान लगा के इसको सुन रहा है। तो साउंड इधर जा रही है, मान लो साउंड भी इधर जा रही है, और मान लो आपके एयर की वेलोसिटी भी इधर है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए प्लस वी एस। तो साउंड जिधर जा रही है, मान लो आपका मीडियम का वेलोसिटी भी उधर की तरफ है, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो उल्टा है। उल्टा मतलब, मान लो ये कान लगा के सुन रहा है, और ये जो बंदा है वो बोल रहा है। तो अब साउंड इधर आ रही है, लेकिन मान लो हवा ऐसे चल रही है, तो अब आपकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एस माइनस वी ए। ठीक है, तो 6 पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो अगर मीडियम की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो बढ़ जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो घट जाएगी। ये 6 पैरामीटर है, लिख लो अपनी कॉपी में। और बस एक लास्ट पैरामीटर वाले वर्ड लिखना है, फिर अपना खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। लास्ट पैरामीटर है, वो तुम्हें याद रखना है, वो है ये। याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई एयर। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी दिन उमस ज्यादा है, तो बताओ जिस दिन उमस ज्यादा है, उमस मतलब होता है ना ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी में वेलोसिटी ज्यादा होती है, ड्राई में कम होती है। ऐसा क्यों? देखो, अगर ह्यूमिडिटी है तो हवा में बहुत जगह जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, उनकी जगह कौन आ जाएंगे, H2O। क्योंकि हवा में फिर नाइट्रोजन को H2O रिप्लेस कर देगा, H2O ज्यादा है, तो नाइट्रोजन का मोलार मास कितना होता है, 28 ग्राम। H2O का कितना होता है, 18 ग्राम। तो तुम ध्यान से देखो, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास है। तो अगर आपका मोलार मास घटेगा, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो कुछ N2 की जगह H2O आ गया, तभी ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब हवा में वाटर वेपर ज्यादा है। तो अगर N2 की जगह H2O आ जाता है, तो N2 का मास तो 28 ग्राम, H2O का 18 ग्राम, तो मोलार मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ज्यादा होती है, ड्राई में वेलोसिटी कम होती है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना, इफेक्टिव मोलार मास डिक्रीजेस। इफेक्टिव मोलार मास डिक्रीजेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो पूछो। अपन एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर हाँ पूछो। पूछो भाई, क्या हो गया? सर डेंसिटी को अपन मास अपन वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। नहीं, फिर डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम लिखेगा तो प्रेशर भी तो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो P इक्वल टू एन आर टी बाई वी होता है, तो फिर P को पुट करेगा तो V से भी कैंसिल नहीं हो जाएगा। यस सर। 7 वाला ध्रुव, 7 वाला देख, ध्रुव में बोल रहा हूं कि ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होती है, ड्राई एयर में कम होती है। ड्राई का मतलब जब वाटर वेपर कम है। तो देख, ड्राई एयर में क्या होगा, तेरे नाइट्रोजन ज्यादा होगा, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन ज्यादा है। जब उमस ज्यादा है मतलब हवा में H2O ज्यादा है। तो तू खुद मुझे बता, N2 का मोलार मास 28 ग्राम होता है, H2O का 18 ग्राम होता है। तो अगर एयर का मोलार मास डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। तो इसलिए ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ज्यादा होती है, ड्राई में कम होती है।
ठीक है, ओके। तो एक एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है ये, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो हीलियम का जो गामा होता है वो होता है 5/3। तुम चेक करना, थर्मो में लिखवा रखा है गामा होता है 1+2/f। तो तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर, क्योंकि हीलियम का 3 होता है तो 5/3, तो वेलोसिटी कितना आएगा देखो, √of gamma RT/m। तो गामा कितना हो जाएगा 5/3, आर की जगह आर, 27 डिग्री मतलब कितना हो गया 300 केल्विन। और मास, हीलियम मतलब कितना है 4, लेकिन 4/1000 कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा, मोलार मास किस में लेना है आपको, केजी में लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा मीटर/सेकंड में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस है 27, टेम्परेचर 300 के केल्विन में लेना है, गामा 5/3, मैं तुम्हें सारे गामा लिखवा रखे थर्मो में, मोलार मास ग्राम में होता है, किस में कन्वर्ट करना, केजी में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, लिख लिया तुम लोगों ने ये। तो अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखो अपनी कॉपी में, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो यार। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन का मतलब है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इधर से भी एक वेव आ रही है, इस पॉइंट पे मान लो इधर से भी एक वेव आ रही है, तो उस पॉइंट पे होगा क्या, ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगी। इंटरफेयर का मतलब है दोनों वेव ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो किसी भी पॉइंट पे जब दो वेव ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, और इस एडिशन को बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन में होता क्या है, दो वेव एक दूसरे से मिलती है और वहां पे फाइनली जो होता है उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो मान लो आपको एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, A1 साइन kx - ω t। मान लो दूसरी वेव की इक्वेशन आपको दे रखी है, A2 साइन kx - ω t+φ। अब तुम ध्यान से देखो, ये दोनों वेव यहां पे साथ साथ नहीं पहुंच रही है, क्योंकि एक के अंदर का एंगल क्या है, kx - ω t, एक के अंदर का एंगल क्या है, kx - ω t+φ। और ये जो फाई होता है ना, इस फाई को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। इस फाई को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर ये दोनों वेव किसी एक पॉइंट पे पहुंचेगी तो देखना इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। देखो, एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना है A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है A2, लेकिन कितने का फेज डिफरेंस है फाई का। तो एक वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का A2, और बीच में एंगल कितना है फाई। तो तुम्हें याद है हमने जो वेक्टर पढ़ा था, अगर आपके पास दो वेक्टर है A और B जिनके बीच में एंगल है थीटा, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √of a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर अपने पास दो वेक्टर होते हैं A और B जिनका रिजल्टेंट, जिनके बीच का एंगल थीटा, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √of a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे एक A1 है, दूसरे का A2 है, एंगल फाई। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो इनके बीच में है, उसका एम्पलीट्यूड है A। तो A का फॉर्मूला क्या बनेगा, √of a1² + a2² + 2a1 a2 cos φ। लिख लो। तो ये A क्या है, ये A है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर किसी पॉइंट पे आपकी दो वेव पहुंच रही है और उन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, √of a1² + a2² + 2a1 a2 cos φ। A1 मतलब पहली वेव का एम्पलीट्यूड, A2 मतलब दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, फाई मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। सर,
हाँ पूछो। सर आपने वहाँ पे E1 और E2 का डायरेक्शन वो कैसे लिया, मतलब? देख, इसका मतलब यह है देवांश कि पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, लेकिन ये दोनों वेव साथ साथ नहीं चल रही है। जो तेरी नीचे वाली वेव है वो ऊपर वाली वेव से फाई एंगल आगे है। देख, साइन के ब्रैकेट में एंगल होता है। ठीक, इसका एंगल कितना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरे वाले का एंगल कितना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो A1 यहाँ पे, तो A1 से फाई एंगल आगे कौन है, A2, इसलिए मैंने फाई बनाया उनके बीच में। सर E1 -x डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, मतलब? हाँ, वो तो अपन फाइव पुट करेंगे ना, जो फाइव होगा तो पुट कर दे। तू बोल रहा है सर A1 माइनस एक्स में भी हो सकता है, तो वहां पे फिर फाइव तेरा वो आ जाएगा। ये तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखवा रहा हूं। ओके सर। हो सकता है, ये भी हो सकता है। तू बोल रहा है ना कि सर A1 इधर भी तो हो सकता है, A2 इधर भी तो हो सकता है, तो फिर उस केस में आपका जो फाइव आ गया वो ये आ जाएगा। तो वो अपन, वो सब डिपेंड करता है फाइव पे। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ये लिख लो, एक बार लिख लो, एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो। तो आपको करना क्या है, दोनों वेव लिखनी है, ये फॉर्मूला लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, और ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला। सपोज करो किसी पॉइंट पे दो वेव पहुंच रही है। पहली वेव पहुंच रही है वो है आपकी 3 sin के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी पहुंच रही है वो है 4 sin के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। देखो, एक का एम्पलीट्यूड 3 है, एक का 4 है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। देखो कितना आएगा, कंपेयर करो। तो A1 कितना दे रखा है, 3। A2 कितना दे रखा है, 4। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। सब वैल्यू पुट करो, देखो कितना आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा √25। तो ये कितना आ जाएगा, 5। आया समझ में कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, की नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि कोई डाउट है इसमें? अरे स्वरा, कॉस 90 बेटा, कॉस पाई बाय टू 0 होता है। ये देख, फेज डिफरेंस पाई बाय टू है ना, तो कॉस पाई बाय टू 0 होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम ध्यान से देखना। मान लो कि ये एक पूरी वेव है, ये एक पूरी वेव होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा होती है। तो देखो, वेव को मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सपोज करो, देखो ये पॉइंट है, तो यहां से वेव चालू होती है, चालू हुई। देखो, आपकी वेव पहले टॉप पे गई, तो आपकी वेव पहले टॉप पे गई, फिर वापस अपनी जगह पे आई, तो वापस अपनी जगह पे आई मीन पे। फिर आप वेव नीचे की तरफ गई, तो फिर वेव नीचे वाले मिनिमम पे गई, फिर वापस जगह पे आई, तो वापस जगह पे आई। तो ये टोटल एंगल कितना है, 2 पाई। तो याद रखना, अगर एक पूरा साइकिल है तो उसके लिए कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई। तो अगर एक पूरा लेंथ है लैम्डा, एक पूरी वेव है या फिर पूरी पाथ है लैम्डा लेंथ की, तो उसके लिए आपका एंगल कितना होता है, 2 पाई। क्योंकि अगर एक वेव पूरा साइकिल चलेगी तो मतलब उसने पूरा कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। तो लैम्डा के लिए 2 पाई, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा के लिए 2 पाई, तो
एक के लिए क्या हो जाएगा 2π/λ। तो अगर मैं बोलूं कि कोई वेव खाली x डिस्टेंस चली तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होगा 2π/λ इंटू एक्स। वापस सुनना, अगर पूरी साइकिल है तो फेज डिफरेंस 2π होता है। पूरी साइकिल मतलब एक पूरी वेव। तो अगर एक पूरी साइकिल है मतलब वेव कितना चली लैम्डा, तो लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है 2π। तो एक के लिए कितना हो जाएगा 2π/λ। तो अगर वेव x चली तो x के लिए कितना हो जाएगा 2π/λ इंटू एक्स। तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का ये फॉर्मूला याद रखना, फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स। तो फाई मतलब होता है फेज डिफरेंस, लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ, एक्स का मतलब होता है पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस मतलब वेव्स के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है। मान लो कि एक वेव चली 10 मीटर और दूसरी वेव चली 6 मीटर, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ गया 4 मीटर। ये होता है पार्ट डिफरेंस। तो देखो, अगर आपका पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2π। अगर आपका पार्ट डिफरेंस देखो लैम्डा के लिए 2π, तो एक के लिए कितना होगा 2π/λ। ये ऐसा है, 5 लोगों के पास 10 रुपए तो एक के पास कितने 10/5। तो लैम्डा अगर पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2π। तो पार्ट डिफरेंस एक है तो 2π/λ, और पार्ट डिफरेंस एक्स है तो 2π/λ इंटू एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। तो फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स, और लैम्डा यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा यहाँ पे होता है वेवलेंथ। लिख लो अपनी कॉपी में इसको एक बार। सर आपने एक्स को फेस डिफरेंस कैसे कर दिया? नहीं नहीं, मैंने एक्स एक बार लिख ले। मेरे को लगा ही था ये किसी ने किसी को डाउट आएगा। एक बार लिख ले, ये फॉर्मूला लिख ले, खाली खाली फॉर्मूला लिख ले, या फिर लिख ले ये कहां से आया, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। देख मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, अब इसको ऐसे समझना देवांश। एक बार लिख लो इसको लिख लो। तो अगर मान लो कि एक वेव चली देवांश लैम्डा, ठीक है, मान ले ये वेव कितना चली लैम्डा। मान ले एक और वेव है जो कितना चली 2λ। तो खुद मुझे बता इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है। लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, क्योंकि एक कितनी चली लैम्डा, दूसरी कितनी चली 2λ। तो इनमें पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा का। तो अगर मैं पूछूं कि बता इनमें फेज डिफरेंस कितना है, तो खुद सोच, ये तो लैम्डा चली मतलब इसने कितना एंगल कवर किया 2π, और नीचे वाली कितनी चली 2π यहां पे 2π यहां पे, तो नीचे वाली कितनी चली 4π। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होता है 2π। तो अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2π। अगर पार्ट डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस 2π/λ। अगर पार्ट डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू एक्स। तो ये जो अपन निकाल रहे हैं ना, ये फेज डिफरेंस है, फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स। ओके सर। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने कि कोई डाउट है इसमें? ठीक है, जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन ये लिख लो अपनी कॉपी में। अनुष्का कोई डाउट है तो पूछो, स्वरा कोई डाउट है तो पूछो इसमें यार। ठीक है, अपना एक क्लास स्टैंडिंग वेव्स का और रहेगा, है ना। फिर करीबन करीबन अनुष्का अपना फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा। और फिर अगर मान लो कि तुम्हें कुछ और टॉपिक पढ़ाए हैं, मान लो जो सीबीएसई ने हटा दिया लेकिन फिर भी पढ़ाए, तो मुझे एक बार बताना, मैं वो भी तुम्हें करा दूंगा अलग से, और फिर अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें आज एक फाइल भेजूंगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो पूरी फाइल तुम्हें मेरे साथ करनी है, ठीक है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, देखो, एक सेकंड रुक जाना ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, और थोड़ा जल्दी करना, टाइम थोड़ा सा कम है। तो क्वेश्चन है ये, टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, और याद रखना ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने पढ़ा है ना, इसमें मैंने एज्यूम किया है कि वेवलेंथ सेम है। आप लिख लो पीछे वहां पे, आप जहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखा हुआ है ना, वहां पे ऊपर लिख लेना बोथ वेव शुड हैव सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ 8 मीटर हैव ट्रैवल्ड
6 मीटर एंड 4 मीटर, फाइंड फेज डिफरेंस। तो देखो वेवलेंथ कितनी है 8 मीटर, एक वेव कितना चली 6 मीटर, एक कितना चली 4 मीटर, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 6 में से 4 गए 2, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। तो 2 पाई और लेमडा कितना है 8, एक्स कितना है 2, 2 2 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी पाई बाय 2 आ जाएगा, करेक्ट पाई बाय 2 आ जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो ये फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई बाय 2 का। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन करेंगे, इंटेंसिटी वाले, इंटेंसिटी वाला टॉपिक अपन करेंगे, और फिर स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड ओपन ऑर्गन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय। थैंक यू सर। ये इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो।